हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल यूपीएससी एक्सप्रेस। तो लो भैया, फिर आ गए हम आज। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही बड़ा दंगल चलेगा रे तोहर हमारे बीच। तो खैर, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली। जैसा कि नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम क्या करते हैं, जो सदियों से करते आ रहे हैं, खैर सदियों से तो नहीं, पिछली 3 क्लासों से, कि जो कुछ हमने कल पढ़ा था 5 मिनट उसका क्या करते हैं, रैपिड रिवीजन। क्यों? वो आपको पता ही है, ताकि क्या हो, हमारे जो कॉन्सेप्ट हो उस पर पकड़ मजबूत हो और जो कुछ हमने पढ़ा है वो हमें याद आ जाए। खैर, क्योंकि इंसान एक विचारशील प्रणाली है, तो बहुत सारी बातें विचार करने के क्रम में बहुत सारी विचार पीछे छूट जाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि अर्थव्यवस्था का विचार आपका, जो आपने कल क्लास की थी, वो पीछे छूट गया होगा। तो खैर कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, मैं याद करवा देता हूँ। तो खैर, कल जो हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था हमने क्या, कल हमने पढ़ा था संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो आप लोगों को याद है या नहीं? अगर नहीं याद है तो फिर ये समस्या की बात है। वो क्यों? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है या जो इंडियन इकोनॉमी है, वो बिल्कुल आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है। अगर आपने उसे याद नहीं किया, अगर आपने उसे याद नहीं किया, किसे? जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते ना, ऐसे ही आपको अर्थव्यवस्था को याद करना। जैसे मान लीजिए कि आपकी उनका बर्थडे है और आप उसका बर्थडे भूल गए, तो बर्थडे फिर कोई और मनाएगा। ठीक इसी तरह से इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी भी बिल्कुल ऐसे ही है। जितना आप उसे याद करोगे उतना वो आपको याद करोगी, जैसे आप उसको भूल जाओगे वो आपको भूल जाएगी। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना? तो इसलिए आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करते चलना है, क्योंकि ये पढ़ने में जितना भी आसान लगेगा, भूलना उतना ही आसान होगा। ऐसे आपको 4 दिनों बाद ये भी याद नहीं रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था। इसलिए क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी में रिवीजन बनाए रखना है, ठीक है? तो खैर, कल हमने पढ़ा था संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रकार। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्था हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी 3 तरह की होती है। एक होती है समाजवादी, पूंजीवादी, तीसरी कौन सी थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है? भारत में जिस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है वो प्रणाली कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की। कई सारे पीसीएस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो खैर आप लोग याद रखना, ठीक है? और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी, वो पढ़ा था कि विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो दरअसल हमने पढ़ा था कि जो विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था है वो भी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, और कौन सी? विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है? इतना कुछ आपने पढ़ा था। और एक चीज और 2 चीजें और पढ़ी थी। एक चीज क्या पढ़ी थी? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, पढ़ा था। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और इसके साथ साथ आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो टॉपिक पढ़ा था, वो मैंने कहा था, वो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? वो है आय का चक्रीय प्रवाह, साइक्लिक फ्लो ऑफ इनकम। साइक्लिक फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह। और उसी आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत हमने पढ़ा था संसाधनों की गतिशीलता। और संसाधनों की गतिशीलता के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार जो संसाधन है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक भूमिका का निर्माण करते हैं, या हम कहें कि वो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। किस तरह से आपने देखा कि संसाधनों की गतिशीलता भारतीय आर्थिक समृद्धि दर में या भारतीय आर्थिक समृद्धि में विकासात्मक भूमिका निभाती है, ठीक है? इतना कल कुछ हमने पढ़ा था। और एक शब्द और जो आज की क्लास में हम लोगों को क्या करना है, आज यूज होगा, वो कल का शब्द। दरअसल हमने कल, आपने देखा होगा, कल हमने एक वर्ड लिखा था, वित्तीय संस्था, याद है ना? वित्तीय संस्था। आज उसी वित्तीय व्यवस्था को हमें पढ़ना है, ठीक है ना? आज उसी वित्तीय व्यवस्था को हमें पढ़ना है।
तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वित्तीय व्यवस्था अर्थात बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली। ठीक है। दरअसल आप लोग देखोगे तो आप लोग पाओगे, अगर आप लोग पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे, अगर आप लोग पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे तो आप लोग पाएंगे कि ये जो चैप्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इससे हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन और बहुत ही इजी चैप्टर है ये। इस चैप्टर में बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फिजिक्स नहीं है। ठीक है, जिसे समझने में आपको कठिनाई हो तो आप कोशिश करो यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो समझ लो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो हमने जैसे बात की थी ना कि अपनी स्ट्रेटजी पर, तो स्ट्रेटजी में यही शामिल है कि कहाँ कौन से चैप्टर इजी हैं जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल लगभग यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन क्या है लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दरअसल क्या था, हम पढ़ने वाले हैं आज वित्तीय व्यवस्था। तो खैर हम लोग देख लेते हैं वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत आज हमें क्या पढ़ना है। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड जहां हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम। वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम। दरअसल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टार्ट करने के क्रम में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारे टॉपिक पर। ठीक है, उन्हीं टॉपिकों के आधार पर हम लोग फिर अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहली जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है वित्त क्या है। ठीक है, क्या वित्त क्या है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, वित्त क्या है। वित्त क्या है। ठीक है। और जो दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वित्तीय व्यवस्था की भूमिका या महत्व। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था की क्या महत्व है या उसकी क्या भूमिका है। ठीक है। और तीसरा हम पढ़ेंगे वित्तीय व्यवस्था के अंग। वित्तीय व्यवस्था के कितने अंग होते हैं। तो दरअसल वित्तीय व्यवस्था के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है वित्तीय उपकरण। क्या होता है? वित्तीय उपकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और जो दूसरा होता है वो होता है वित्तीय सेवाएं। दूसरा क्या है? वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। और जो तीसरा अंग है इसका, तीसरा अंग है वित्तीय बाजार। क्या है? वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। तो वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः 3 चीजों को देखेंगे कि वित्त क्या है, दूसरा देखेंगे कि वित्तीय व्यवस्था की
क्या भूमिका है या उसका क्या महत्व है। ठीक है, और तीसरा उसके अंग पढ़ेंगे, वित्तीय बाजार, सॉरी वित्तीय उपकरण, वित्तीय सेवाएं और वित्तीय बाजार। अब हम ये समझ लेते हैं कि वित्तीय उपकरण क्या कहलाते हैं। दरअसल जो वित्तीय उपकरण हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, दरअसल आप देखोगे तो जो वित्तीय उपकरण हम किसे कह रहे हैं, वित्तीय उपकरण जैसे कि आप कभी बैंक गए होगे, बैंक गए हो तो आपने आपको बैंक में जो जमा करने, ठीक है, या कैश में जमा करने की, कैश में जमा करने की इस तरह की जो सुविधाएं मिलती हैं उसको हम कहते हैं वित्तीय उपकरण। ठीक है, कैश में जो जमा करने की और भी कई तरह की अब वित्तीय उपकरण हैं जो बैंक दे रहा है, उनको सबको हम क्या कहते हैं, कैश कहते हैं, वित्तीय उपकरण, जैसे कैश में जमा करना। और जो दूसरा है वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं क्या है, दरअसल जैसे कि जो बैंक जमा स्वीकार करता है या क्या देता है, ऋण, ये बैंक की सेवाएं हैं। बैंक, यही बैंक के दो मुख्यतः कार्य भी हैं और यही बैंक की क्या है, सेवाएं हैं। बैंक जो दरअसल जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हमें दो तरह की सेवा देती हैं। एक तो वो जमा स्वीकार करती हैं, डिपॉजिट कह सकते हैं हम इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिपॉजिट। ठीक ठीक है, और ऋण को कहते हैं इंग्लिश में हम लोन। ठीक है, लोन। एक तो वो डिपॉजिट स्वीकार करती हैं, दूसरा वो क्या करती हैं, लोन देती हैं। अब आते हैं वित्तीय बाजार पर। वित्तीय बाजार, दरअसल वित्तीय बाजार दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं मुद्रा बाजार, एक को हम क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार, और दूसरे को कहते हैं हम पूंजी बाजार। क्या कहते हैं, पूंजी बाजार। ठीक है, तो वित्तीय व्यवस्था में हमें ये सारी चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वित्तीय व्यवस्था से। तो जैसा कि आप लोग, हम लोग पढ़ रहे थे वित्तीय व्यवस्था, है ना, वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था में अगर आप लोग देखोगे तो आपको एक शब्द नजर आएगा। क्या शब्द नजर आएगा, आपको एक शब्द नजर आएगा, वो शब्द है वित्त। क्या नजर आएगा, वित्त। दरअसल वित्त, इस यही हमारा पहला क्वेश्चन था ना पढ़ने के लिए कि वित्त क्या है। तो वित्त क्या है, हम देख लेते हैं कि वित्त की क्या परिभाषा है। वित्त दरअसल मुद्रा के उपयोग के अधिकार को कहते हैं। ठीक है, मुद्रा के उपयोग करने के, जो उपयोग करने का जो अधिकार है उसको हम क्या कहते हैं, वित्त। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि मुद्रा के उपयोग के अधिकार को क्या कह रहे हैं हम, वित्त कहते हैं। ठीक है, मुद्रा के उपयोग के अधिकार को क्या कहते हैं, वित्त कहते हैं। मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। वित्त का आधार, वित्त का आधार लाभांश, वित्त का आधार ब्याज अथवा लाभांश होता है। यह है इसकी परिभाषा। वित्त क्या है, मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। वित्त का आधार ब्याज अथवा लाभांश होता है। अब मुझे खैर इतना तो पता है कि आप, ये परिभाषा आपके सर से बाउंसर गई होगी, अभी आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया होगा। ठीक है ना, क्या मुद्रा है, किसका उपयोग है, कौन सा अधिकार है, क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल से क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो आइए हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें क्या है, ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक भाई साहब हैं, उन्हें कार खरीदना थी। क्या खरीदना थी, कार। एक भाई साहब को कार कार खरीदना थी, कार खरीदना थी। तो इसके लिए वो गए एक कंपनी के पास।
और वो कंपनी कौन सी थी? उस कंपनी का नाम है मारुति। वो कार खरीदने के लिए जाते हैं मारुति कंपनी के पास। ठीक है, अब मारुति कंपनी के पास जैसे ही जाते हैं वो कार खरीदने के लिए, तो जो डीलर है, डीलर से मिलते हैं भाई साहब। भाई साहब कहते हैं कि भैया देखो, हमें एक कार खरीदनी है, उसमें 4 पहिए होने चाहिए। तो डीलर पहले तो देखता है उनकी तरफ, बोलता है कि भाई साहब हमारी सारी कारों में 4 ही पहिए हैं, तो आप पसंद कीजिए कि आपको कौन सी कार लेनी है। ठीक है, तो अब भारतीय ग्राहक है, कार कौन खरीद रहा है? भारतीय ग्राहक। अब भारतीय ग्राहक जो है, अब आपने देखा होगा कि इतनी समझ तो रहती नहीं कि भैया क्या, एक बार तो अगर जब वो कार खरीदने जाएगा तो कार के चारों तरफ पहले तो 7 परिक्रमा पूरी करेगा, चारों धाम की 7 परिक्रमा पूरी करेगा, और 7 बार चक्कर काटने के बाद देखेगा कि ठीक है इसमें 4 पहिए हैं, रंग वंग ठीक है इसका, अब उससे रंग वंग ठीक है। तो अब आप देखोगे सबसे पहले जो भारतीय ग्राहक हैं तो उसके 2 सवाल रहते हैं। कौन कौन से 2 सवाल? उसका पहला सवाल होता है कि कितने की है। क्या बोलता है वो? कि भैया ये जो कार है वो कितने की है, कितने की दी। तो डीलर कहता है भाई साहब आप पहले पसंद तो कीजिए, उसके बाद हम आपको रेट बताते हैं। तो भाई सबको एक कार पसंद आई, कार पसंद आई ये वाली, इसके 4 पहिए थे। खैर हमारी कार ऐसे ही बनती है। ठीक है, भाई सबको ये कार पसंद आई, तो डीलर से पूछा भैया इसके रेट बता दो, ये कितने की है। तो डीलर कहता है कि सर ये कार आपको 20 लाख रुपए की पड़ जाएगी। कितने रुपए की? 20 लाख रुपए की। तो थोड़ी देर तो वो ग्राहक सोचने लगता है 20 लाख रुपए की। तो फिर वो क्या करता है, वो कि जो डीलर है उससे कुछ रिश्ते जोड़ने लग जाता है, जैसा आमतौर पर ग्राहक करते हैं। अब वो क्या करता है, कुछ संबंध जोड़ने लग जाता है। कैसे? अब वो डीलर से कहता है कि भाई साहब आप कहाँ के हो? तो वो कहते हैं भैया हम झुमरू तलैया के हैं, झुमरी तलैया के हैं। तो कहता अरे आप झुमरी तलैया के हो? हम भी तो झुमरी तलैया के हैं, आप कहाँ के रहने वाले हो? इस तरह से आप देखोगे कि वो कहीं से जोड़ तोड़ के कहीं ना कहीं से वो अपनी रिश्तेदारी निकाल लेगा। उसके बाद वो अपना दूसरा क्वेश्चन करेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा? वो कहेगा भैया अब ये बताओ हमारे लिए कितने की है, हमारे लिए ये कार कितने की है। तो बोलता है भाई साहब हमारे, डीलर कहता है भाई साहब हमारे तुम्हारे लिए क्या है, कार तो 20 लाख ही रुपए की है, आप पहले फाइनल तो कीजिए, ठीक है हम 100-200 रुपए आपको कम कर देंगे। अब आप देखोगे इतनी ज्यादा रिश्तेदारी करने के निकालने के बाद, संबंध निकालने के बाद, वार्तालाप करने के बाद वो भी डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 200 रुपए का। इससे घनघोर बेइज्जती नहीं हो सकती कोई सी। भैया ये तो गजब ही बेइज्जती है, अखंड बेइज्जती। इतना सब कुछ करने के बाद अब वो जो ग्राहक है वो कहता है कि भाई साहब हमारे पास तो सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। कितने हैं? 5 लाख रुपए बस हैं। तो मारुति कंपनी वाला पहले तो गौर से देखता है, बोलता है इतना लंबा डिस्काउंट, 5 लाख रुपए। बोलता भाई साहब डिस्काउंट तो हमने सुना है, लेकिन इतना भी नहीं कि 15 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दें। तो ग्राहक कहता नहीं नहीं भैया 15 लाख रुपए का डिस्काउंट नहीं मांग रहे हम आपसे, हम दरअसल ये कह रहे हैं कि हमारे पास 5 लाख रुपए ही हैं, आप कुछ ऐसा सुझाव बताओ कि हम ये कार खरीद सकें। तो पहले तो डीलर बोलता भैया आप ऐसा करो कि 3 पहिए वाली कार खरीद लो। आप समझ गए होंगे कि वो किसकी बात कर रहा है। दरअसल वो ऑटो रिक्शा खरीदने की बात कर रहा है। तब वो ग्राहकों से समझाता है कि नहीं नहीं भैया दरअसल हमें सच में कार खरीदनी है। कुछ देर बात करने के बाद डीलर को वो कन्विंस कर लेता है। डीलर को फिर लगता है कि ठीक है ये बंदा जेन्युइनली कार खरीदने आया है, ये दरअसल कोई प्रैंक वीडियो शूट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है भाई साहब आपको अगर कार खरीदनी है तो आप ये कार खरीद सकते हैं। तो वो ग्राहक कहता है भाई साहब आप बताओ उसका क्या उपाय है, हम किस तरह से कार खरीद सकते हैं।
तो डीलर कहता है दरअसल आप क्या करिए कि आप बैंक के पास चले जाइए, बैंक के पास चले जाइए। तो भाई साहब जाते हैं एक बैंक में, SBI बैंक, ठीक है। और वहां कहते हैं कि भाई साहब, बैंक वाले भाई साहब, मुझे एक कार खरीदना है और उसकी कीमत है 20 लाख रुपए, और मेरे पास अभी वर्तमान में 5 लाख रुपए है। ऐसा हम क्या करें कि कार हमें वो मिल जाए। तो बैंक कहता है आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट आप हमें दे दीजिए, हम क्या करेंगे, हम आपका कार लोन पास कर देंगे। क्या करेंगे, कार लोन पास कर देंगे। उसके बाद आप क्या कर रही हैं, आप अपनी जो आपकी कार है वो अपनी कार खरीद सकते हैं। तो भाई साहब को लाल कलर की कार पसंद आई थी और भाई साहब अपनी लाल कलर की कार उठा के लाते हैं। अब ये जब लाल कलर की जो अपनी कार उठा के लाते हैं, ठीक है, कैसी कार बनी है, कार भी हमारी भैया कार ऐसे ही बनती है, हमसे कार बनाते नहीं बनती है, ठीक है। तो भैया ये अपनी लाल कलर की कार लाई। अब जब ये लाल कलर की कार लाए तो आस पड़ोस वालों ने देखा, आस पास लाल कलर की कार, एक तो लाल कलर, ऊपर से धूप में वो लाल लग तमतमा रही, और आस पड़ोस वालों की अलग से लाल हो रही आंखें, आंखों की बात कर रहा हूं मैं, आस पड़ोस वालों की अलग से लाल हो रही। तो अब आप देखोगे कि ये उन्हीं में से एक चच्चा निकल के आते हैं। चच्चा कहते हैं, क्यों बेटा, तुम तो कहते थे तुम्हारी सैलरी जो है, जो तुम्हारी सैलरी है वो बहुत कम है, तो तुम ये 20 लाख रुपए की कार कहां से ले आए, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो कहता है नहीं नहीं चच्चा, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल क्या है, हम गए थे बैंक के पास और बैंक वालों से लिया हमने कार लोन, और वहां से हमने कार को क्या करवाया है, फाइनेंस, ठीक है ना। हमने ये कार किस पे उठाई है, फाइनेंस पर, ठीक है, फाइनेंस। अब फाइनेंस मतलब क्या है, फाइनेंस मतलब जो बैंक है, बैंक ने क्या किया, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए दिए, किसको, उस ग्राहक को जिसे कार खरीदना थी। 15 लाख रुपए दिए, और साथ साथ 15 लाख रुपए देने के साथ साथ क्या किया उसने, इसके उपयोग का भी अधिकार दे दिया। उपयोग का अधिकार क्या दिया उसको, उपयोग का अधिकार, कि हमने आपको 15 लाख रुपए दिए, अब आपको इन 15 लाख रुपए का उपयोग करने का क्या है, अधिकार। अब चाहे आप इस 15 लाख रुपए से कार खरीदो, चाहे आप इससे बाइक खरीदो, चाहे रिक्शा खरीदो, हमें नहीं है मतलब, हमें तो सिर्फ क्या मिलना चाहिए, हमारा मूलधन और हमारा ब्याज समय पर आते रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग देखोगे जो हमारे काम का शब्द है, ठीक है। दरअसल इस पूरे एग्जाम्पल में हमें जो चीज समझना थी वो समझना थी फाइनेंस, ठीक है। तो फाइनेंस, दरअसल हमने क्या किया, फाइनेंस क्या है, बैंक के द्वारा दी गई मुद्रा है, कितनी, जैसे एक एग्जाम्पल में 15 लाख रुपए दिए। अब इस 15 लाख के उपयोग का अधिकार किसको मिल गया, ग्राहक को मिल गया। अब आइए हम अपनी परिभाषा की तरफ आते हैं। परिभाषा हमारी क्या कह रही है, परिभाषा कह रही है कि मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं। मुद्रा के उपयोग के अधिकार को क्या कह रहे हैं, वित्त। अब देखो ये बैंक ने क्या किया, बैंक ने इस मुद्रा के, ये जो मुद्रा है, ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा का उपयोग का अधिकार किसको दे दिया, इस ग्राहक को दे दिया। इसी को हम कह रहे हैं फाइनेंस, या हिंदी में हम इसको कह रहे हैं वित्त, ठीक है ना। वित्त की परिभाषा अब आप लोग समझ गए होंगे क्या है। दरअसल क्या है वित्त की परिभाषा, मुद्रा के उपयोग के अधिकार को, जब किसी व्यक्ति को मुद्रा का उपयोग करने का अधिकार हो जाता है तब उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वित्त है। अब अगली लाइन क्या है हमारी, वित्त का आधार ब्याज अथवा लाभांश हो सकती है। इसे और हम एक परिभाषा से समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो भाई साहब गए थे बैंक में, कहाँ गए थे, बैंक। अब यह जो बैंक गए थे, बैंक से ने जो ऋण मिला, जो इनको लोन मिला, क्या मिला, लोन,
ठीक है, भाई साहब को बैंक से जो लोन मिला उसका आधार क्या था, बैंक ने लोन इन्हें क्यों दिया, आखिर बैंक को क्या जरूरत कि इन्हें लोन दे। दरअसल उसका आधार था ब्याज। क्या आधार था, ब्याज। बैंक को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं कि आप उस 15 लाख रुपए का क्या करते हो। आप चाहे उसकी कार खरीदो, चाहे आप कार ना खरीदो, चाहे आप पूरा पैसा बर्बाद कर दो, बैंक को कोई मतलब नहीं। बैंक को तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसका मूलधन और ब्याज दोनों समय पर आते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो बैंक का जो फाइनेंस फाइनेंस करने का या वित्त देने का आधार क्या था, ब्याज। ठीक है। अब आप देखोगे इस व्यक्ति का जो लोन पास किया तो इसके लिए कुछ जरूरी जरूरी डॉक्यूमेंट मांगे थे। जरूरी बैंक ने क्या कहा था कि आपके कुछ जरूरी क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। उसी के आधार पर क्या किया, लोन पास कर दिया। अब हम मान लेते हैं कि एक साहब और हैं। एक साहब को क्या करना था, अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना था। उसके लिए उन्हें कुल कितने 10 लाख रुपए की जरूरत थी। कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की जरूरत थी। तो अब वो भी बैंक, भाई साहब कहाँ जाते हैं, बैंक। बैंक जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास 5 लाख रुपए तो है, 5 लाख रुपए तो है हमारे पास, हमें 5 लाख रुपए की और जरूरत है, 5 लाख रुपए की हमें और जरूरत है। तो बैंक कहता है ठीक है, आप कागज ले आइए, आपको हम लोन दे देंगे। तो भाई साहब के पास जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं थे। तो बैंक बोला कि सॉरी सर, हम आपको क्या है, लोन नहीं दे पाएंगे। बैंक ने क्या किया, इन भाई साहब को लोन देने से मना कर दिया। क्या कर दिया, मना कर दिया। अब ये जो भाई साहब थे, मान लेते भाई साहब का नाम क्या है, कुछ मान लेते ए नाम है भाई साहब। अब भाई साहब निराश हो गए। तो भाई साहब गए अपने दोस्त के पास। किसके पास, दोस्त के पास। दोस्त के पास जाके बोले कि भाई मुझे एक स्टार्टअप यूज़ करना है, एक स्टार्टअप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है। उसके लिए मेरे पास 10 लाख रुपए की ज़रूरत है मुझे, जिसमें से 5 लाख रुपए तो मेरे पास हैं, लेकिन 5 लाख रुपए और चाहिए। तो दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए तुम्हें मैं दे दूंगा। तो दोस्त बोलता है ठीक है भाई, इसका ब्याज क्या लोगे तुम, ब्याज बता दो। तो दोस्त बोलता है अरे वाह, कैसी बात कर रहे हो, ब्याज किस बात का, दोस्त, फिर आकर हम दोस्त क्यों हुए। तो वो सोचता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोस्त कहता है कि भाई जो तुम स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो उसका 40% मुझे लाभांश देते जाना। क्या देते जाना, लाभांश। तब इसको समझ आया कि दोस्त दोस्त ना रहा। क्या है, दोस्त दोस्त ना रहा, ये तो आस्तीन का सांप निकला। तब मरता क्या ना करता, उसने कहा ठीक है भाई, दे दो तुम। 5 लाख रुपए लिए और सिस्टम ने स्टार्ट स्टार्ट कर दिया। अब आप देखोगे यहां पर बैंक ने जो फाइनेंस किया था इस व्यक्ति को, किस आधार पर, उसका आधार क्या था, ब्याज। अब यहां पर भी तो इसका जो दोस्त है वो भी तो क्या कर रहा है, 5 लाख रुपए देके क्या किया इसने, इसने भी तो फाइनेंस किया। इसने भी तो क्या किया, फाइनेंस किया। और उसका आधार क्या है, उसका आधार है क्या, लाभांश। समझ आ गया। तो अब देख, अब आओ, अब हम अपनी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये परिभाषा समझ आ गई होगी। दरअसल पहला, मुद्रा के उपयोग के अधिकार को हम वित्त कहते हैं। वित्त का आधार या तो ब्याज हो सकता है या लाभांश। इतनी बात आपको समझ आ गई है ना, ठीक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं, वित्त का आधार ब्याज और लाभांश होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो उसको हम समझ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दरअसल वित्त से संबंधित दो परिभाषिक शब्द हैं जिन्हें हमें समझ लेना जरूरी है। कौन कौन से, एक है वित्तीय विनिमय। क्या है, वित्तीय विनिमय। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्सचेंज, फाइनेंशियल एक्सचेंज,
फाइनेंशियल एक्सचेंज हम कैसे कह रहे हैं? दरअसल ऋण लेने एवं ऋण देने की प्रक्रिया को ही हम वित्तीय विनिमय कहते हैं। ठीक है, जो ऋण लेने और ऋण देने की जो प्रक्रिया है उसे वित्तीय विनिमय कहते हैं। सिर्फ इसमें इतना ही है। ठीक है, ऋण लेने एवं ऋण देने की प्रक्रिया को वित्तीय विनिमय या फाइनेंशियल एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, दरअसल ये कुछ छोटे छोटे से वर्ड हैं जो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत काम आएंगे। जैसे कि अगर आपको कहीं लिखना है ऋण लेने एवं ऋण देने की प्रक्रिया को आपको कहीं बताना है, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ एक वर्ड लिख देंगे, वित्तीय विनिमय। ठीक है ना, इससे क्या होगा, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग लिखेंगे तो मेंस की आंसर राइटिंग में ये जो छोटे छोटे से शब्द हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास वर्ड होना चाहिए, आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। और शब्द भी कैसे, अमूर्त शब्द नहीं, मूर्त शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है ना, ऐसे शब्द होना चाहिए, तब आपका जो आंसर होगा मेंस में वो प्रभावी होगा दूसरों की अपेक्षा। अगर आप आंसर ऐसा लिखेंगे कि उसमें अमूर्त बातें ज़्यादा लिखी हैं और मूर्त बातें कम हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो अच्छे आंसर के लिए होता है कि हम अच्छे शब्दों का यूज़ करें। जो कुछ किताबी शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड है, उनसे क्या होता है, जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होते हैं, जो सर होते हैं कॉपी चेक करने वाले, उन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। उन्हें लगता है कि बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है और अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है ना, तो दरअसल ये छोटे छोटे से शब्द आपको याद रखना है कि वित्तीय विनिमय क्या है। ठीक है, या वित्तीय उपकरण या वित्तीय सेवा, इस तरह के जो छोटे छोटे शब्द हैं। अब जो दूसरा चीज आती है, दूसरी चीज है हमारी, वह है वित्तीय बाजार। ठीक है, वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार समझने के पहले दरअसल हम क्या करते हैं, एक शब्द और समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं वित्तीय बाजार को। वित्तीय बाजार को समझने के पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ड है, छोटा सा चीज है, वो है वित्तीय संस्थाएं। क्या है, वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? दरअसल वित्तीय बाजार हमने अभी इसलिए नहीं समझा क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक और ये छोटा है। छोटे छोटे को पहले कंप्लीट की तरह वित्तीय संस्थाएं हैं। वित्तीय संस्थाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वित्तीय संस्थाएं क्या है? तो दरअसल वे सभी संस्थाएं जो अपने सदस्यों एवं ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती हैं, उन्हें हम वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। समझ आया? मैं एक बार इसको ना लिख देता हूं। वे सभी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं? वे सभी संस्थाएं जो अपने सदस्यों या अपने ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं तो आपको पता है क्या क्या है ना। वित्तीय जैसे जमा स्वीकार करना या ऋण प्रदान करना, वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती हैं या प्रदान करती हैं, मुहैया कराती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया बैंक होती है ना, बैंक क्या आपको सेवा देती है? या वो जमा स्वीकार करती है, आपकी जो बचत है वो बचत स्वीकार करती है, जमा के रूप में आपको लोन भी देती है। ठीक है ना, इसमें दोनों तरह की बैंकें शामिल है, चाहे वो सार्वजनिक बैंक हो, ठीक है, या फिर वो निजी क्षेत्र की बैंक हो। ठीक है ना, या
तो दूसरा हो गया एनबीएफसी। एनबीएफसी, एनबीएफसी आपको पता है एनबीएफसी क्या है? दरअसल एनबीएफसी का पूरा टॉपिक है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसका सिर्फ फुल फॉर्म देख लेते हैं। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लिख दो इसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और एक हो गया जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम ये भी क्या करता है, जमा स्वीकार करता है ना आपसे, और लगभग जैसे हम लोग बीमा कराते हैं 10 साल का 20 साल का, उसके बाद हमें एक मुश्त राशि मिलती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक वित्तीय संस्था है। ठीक है, और जैसे एक और हो गया राज्य वित्त निगम। राज्य वित्त निगम ये भी एक क्या है, एक वित्तीय संस्था है जो कि हमें वित्त प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गया वित्तीय संस्थाएं। वे सभी संस्थाएं जो अपने सदस्यों या अपने ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसी, जीवन बीमा निगम, राज्य वित्त निगम। तो आपको ये चीजें दोनों समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था, वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार में हम लोग देख लेते हैं कि वित्तीय बाजार दरअसल हम कैसे कह रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि वित्तीय बाजार क्या है। वित्तीय बाजार हमें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वित्तीय बाजार क्या है और वित्तीय बाजार की भूमिका क्या है। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, वित्तीय बाजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट को समझने के पहले आप लोग एक चीज समझ लो कि हम दरअसल जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार में बाजार किसको कहते हैं, बाजार क्या है। अगर आपको जब बाजार समझ आ जाएगा तो आप वित्तीय बाजार भी क्या करोगे, आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो वित्तीय बाजार हम समझने के पहले बाजार को समझ लेते हैं। बाजार क्या है, बाजार एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वस्तुओं या सेवाओं का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। ठीक है, क्रय विक्रय होता है। जैसे आपने देखा होगा कपड़ा बाजार है ना, कपड़ा बाजार, कपड़ा बाजार में क्या होता है, कपड़ों का क्रय विक्रय। सब्जी बाजार, सब्जियों का क्रय विक्रय। हाँ ठीक है ना, इस तरह के कई बाजार आपने देखे होंगे जहां पर उन वस्तुओं का क्या होता है, क्रय विक्रय। इसी तरह से ठीक है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार क्या है, वित्तीय बाजार ऐसा बाजार जहां क्या हो रहा है, वित्त का क्रय विक्रय हो रहा है। वित्त का क्या हो रहा है, क्रय विक्रय। अर्थात अगर हम कहें अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां मुद्रा का लेन देन अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय बाजार। ठीक है, तो दरअसल हम लिख लें इसको, क्या कहते हैं हम, अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का वह बाजार, अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां मुद्रा का लेन देन, मुद्रा का लेन देन अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, तो वित्तीय बाजार आप समझ गए होंगे कि वित्तीय बाजार क्या है। वित्तीय बाजार दरअसल ऐसा बाजार है, अर्थव्यवस्था का ऐसा बाजार है जहां पर मुद्रा का लेन देन क्या होता है, अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की। अर्थात अगर हम कहें तो हमने जैसे कि आपको मैं एक कल ही की पिछली क्लास से याद दिलाऊं, हमने पढ़ा था ना कि परिवार क्या करता है, परिवार के कुछ सदस्य क्या करते हैं, श्रम करते हैं, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक मिलता है। पारिश्रमिक कह सकते हैं, वैसे को क्या कह सकते हैं, वेतन। तो वेतन का एक हिस्सा वो क्या करते हैं, व्यय कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं एक हिस्सा उनकी आय है, आय उनकी कुछ होगी, आय में से कुछ वो व्यय कर देते हैं, तो जो निकल के आता है वो क्या होता है, बचत। और बचत
को वो क्या करते हैं, बैंकों में जमा कर देते हैं, अर्थात बचत। अब इनके पास बचत अर्थात बचत है, हम कहें तो इनके पास क्या है, मुद्रा अधिक है। तो ये कोई परिवार भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो इनके पास क्या है, मुद्रा अधिक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मुद्रा की आवश्यकता हो तो वे क्या करेगा, तो इसी बैंक से क्या करेगा, मुद्रा को ले लेगा। तो इसी को हम कह रहे हैं, ये क्या है, वित्तीय बाजार। अब आप देखोगे मुद्रा, इसी को कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होता है। मुद्रा का लेन देन क्या होता है, अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होता है। जैसे इनके पास मुद्रा ज़्यादा थी और एक ए नाम के व्यक्ति थे, इन्हें मुद्रा की आवश्यकता थी, तो इन्होंने मुद्रा इनको दे दी। इनके पास मुद्रा की कमी थी, इनके पास मुद्रा अधिक थी, तब ये क्या हो रहा है, मुद्रा का अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर लेन देन हो रहा है। इसी को हम अर्थव्यवस्था में क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं वित्तीय बाजार, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब ये जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार को सुचारू रूप से गतिमान बनाए रखने के लिए वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय उपकरण की भूमिका होती है। जो हमने पढ़ा था ना, वित्तीय उपकरण और वित्तीय सेवाएं पढ़ी थी, तो इसी वित्तीय बाजार को चलाने के लिए उन वित्तीय उपकरण और वित्तीय सेवाओं और जो भी वित्तीय संस्थाएं, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है, ठीक है। अब दरअसल हम लोग समझ लेते हैं कि जो वित्तीय बाजार है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो फिर ये जो वित्तीय बाजार है वो दो प्रकार का होता है। जो वित्तीय बाजार है वो दो प्रकार का होता है। क्या वित्तीय बाजार जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है मुद्रा बाजार, पढ़ा था ना हमने, एक होता है मुद्रा बाजार, एक कौन सा होता है, मुद्रा बाजार, और एक होता है पूंजी बाजार। एक कौन सा बाजार होता है, एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं मनी मार्केट। क्या बोलते हैं, मनी मार्केट, ठीक है। और पूंजी बाजार को बोलते हैं कैपिटल मार्केट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। अब ये समझ लेते हैं कि मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, ठीक है। दरअसल मुद्रा बाजार हम किसे कहते हैं, मुद्रा बाजार अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां वित्त का लेन देन अल्पकालिक अवधि की तरलता और आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं मुद्रा बाजार। तो दरअसल हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसको हम समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था का वह बाजार, अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां वित्त का लेन देन, किसका लेन देन, वित्त को हम मुद्रा भी कह सकते हैं ना, फाइनेंस। अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां वित्त का लेन देन, जहां वित्त का लेन देन अल्पकालिक मतलब अल्पकालिक अवधि, अल्पकालिक अवधि मतलब कितनी, अल्पकालिक अवधि इधर हम लिख लें 1 वर्ष या उससे कम, ठीक है। अल्पकालिक अवधि मतलब कितनी, 1 वर्ष या उससे कम अल्पकालिक अवधि की तरलता या आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मुद्रा बाजार क्या है, अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां वित्त का लेन देन अल्पकालिक अवधि के लिए, किस अवधि के, अल्पकालिक अवधि। और वो अल्पकालिक अवधि क्या है, वो अल्पकालिक अवधि है या तो 1 वर्ष या उससे कम, ठीक है, या 1 वर्ष या उससे कम, 1 वर्ष या उससे कम की तरलता या आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। तरलता एक वर्ड है जिसे हम अभी आगे समझेंगे, ठीक है। आप इतना समझ लो कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पैसों की जरूरत क्या पड़ती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए,
किसी भी व्यक्ति को जो वित्त है, फाइनेंस है, या हम मुद्रा कहें, मुद्रा की जरूरत किसी व्यक्ति को क्या पड़ती है? अपनी अपनी आवश्यकताओं या अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए। तो मुद्रा बाजार के अंतर्गत दरअसल अल्पकालिक अवधि की तरलता को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे क्या है, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि बैंक 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 इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? बैंक। ठीक है, और दूसरा अब हम देख लेते हैं क्या? पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार क्या है? पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था का वह बाजार है जहां मुद्रा का लेन देन दीर्घकालिक अवधि के लिए किया जाता है। कहाँ, कब के लिए किया जाता है? अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां मुद्रा का लेन देन दीर्घकालिक अवधि की मतलब कितनी अवधि? एक वर्ष या उस नहीं एक वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, एक वर्ष या फिर उससे अधिक। ठीक है, तो दीर्घकालिक अवधि कितनी? एक वर्ष या उससे अधिक। अर्थव्यवस्था का वह बाजार जहां मुद्रा का लेन देन दीर्घकालिक अवधि की तरलता या आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा शेयर बाजार। ठीक है, आपने देखा होगा जो बैंक में जो ब्याज दर होती है या बैंक की जो अवधि होती है वो वार्षिक होती है। ठीक है, क्या होती है? वार्षिक। जैसे प्रति वर्ष वहां पर क्या लगता है? ब्याज, या प्रति वर्ष उसके ब्याज की गणना किस आधार पर होती? वार्षिक आधार पर। ठीक है, लेकिन शेयर बाजार में ऐसा नहीं है। शेयर बाजार में जैसे कि मान लो आपने आप भी पैसे लगाया और फिर आपने उसके बाद 3 साल बाद लगाया, तो 3 साल बाद जो उसकी कीमत होगी, जो आप कुछ मिलेगा, ठीक है ना, वही आपका लाभ होगा या वही आपके क्या होगा? ब्याज होगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे मुद्रा बाजार कितने प्रकार का, वित्तीय बाजार कितने प्रकार का होता है। वित्तीय बाजार दरअसल दो तरह का होता है। एक तो होता है मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार को इंग्लिश में हम कहते हैं मनी मार्केट और पूंजी बाजार को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल मार्केट। जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार दरअसल अर्थव्यवस्था का वह बाजार है जहां वित्त का जो लेन देन है वो अल्पकालिक अवधि की तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो अल्पकालिक अवधि कितनी हो गई? एक वर्ष या उससे कम। अगर एक वर्ष या उससे कम की जरूरतों को पूरा करने के लिए यदि कोई वित्त ले रहा है या दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? वो कौन सा बाजार होगा? मुद्रा बाजार। जब दीर्घकालिक अवधि की तरलता आवश्यकता की पूरा करने के लिए वो मुद्रा का लेन देन हो तो उसे हम कहेंगे क्या? पूंजी बाजार। इसमें जो अवधि होगी वो एक वर्ष होगी या एक वर्ष से अधिक होगी, और जो मुद्रा बाजार होगी उसमें अवधि एक वर्ष या उससे कम होगी। तो मुद्रा बाजार का एग्जाम्पल है जैसे बैंक, और पूंजी बाजार का एग्जाम्पल है क्या है? शेयर बाजार। ठीक है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार के दो रूप होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं मुद्रा बाजार के अंतर्गत जो दो बाजार होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत ये जो मुद्रा बाजार है, इस मुद्रा बाजार के अंतर्गत दो बाजार होते हैं। एक का नाम है संगठित, क्या नाम है? संगठित मुद्रा बाजार, और दूसरे का नाम है असंगठित मुद्रा बाजार। क्या नाम है? असंगठित मुद्रा बाजार। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट।
ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, इसको कहेंगे अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अन और अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ठीक है, अगर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए तो देख लेना। संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार के दो रूप होते हैं, एक को हम कहते हैं संगठित मुद्रा बाजार, असंगठित मुद्रा बाजार। आइए हम इसको क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल हमने देखा कि एक व्यक्ति है जिसके को क्या वो कार खरीदनी थी, उसको वो बैंक के पास गया तो बैंक ने उससे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद बैंक ने कहा ठीक है आपको हम लोन पास कर देंगे, तो उसका लोन पास हो गया। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति गया तो उसके पास संबंधित जो डॉक्यूमेंट थे वो नहीं थे, तो उसकी वजह से वो बैंक ने क्या कर दिया, उसको लोन देने से क्या किया, मना कर दिया। अब वो व्यक्ति गया दोस्त के पास, अब हम मान लेते हैं कि दोस्त भी उसे मना कर देता तो वो क्या करता, तो अब वो क्या करता, तो वो किसी ऐसे सेठ के पास जाता जो ब्याज देते हैं। आपने अपने शहर में, गांव में, कस्बों में ना ये देखा होगा कि कई ऐसे लाला टाइप के व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, ब्याज पर पैसा देते हैं। सुना होगा ना कि ब्याज पर ये पैसे देते हैं, ब्याज पर वो पैसे देते हैं। तो वो जो ब्याज पे पैसे देते हैं उनकी जो ब्याज दर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कोई 30% पे दे रहा, कोई 40% पे, कोई 50% पे, तो कोई 60 और 70% तक पर क्या होता है, ब्याज देता है। अब आप याद करो, यहाँ पर एक मूवी याद आ रही, मुझे एक मूवी का नाम याद आ रहा है। वो मूवी, उस मूवी का नाम है मदर इंडिया। और जिसने नहीं देखी तो वो जाके देखे। ठीक है, उस मूवी का नाम है मदर इंडिया। मदर इंडिया में क्या करता है, बिरजू की के पिताजी क्या करते हैं, कुछ कर्ज ले लेते हैं लाला से कर्ज लेते हैं। अब उस कर्ज को ब्याज भरते भरते उनकी क्या होता है, बिरजू बचपन से बूढ़ा हो जाता है लेकिन वो ब्याज नहीं चुकता, सॉरी वो मूलधन नहीं चुकता है, और वो ब्याज उसे क्या है, हर बार चुकाना पड़ता है। तो पता नहीं उनका वो किस तरह से ब्याज चलता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज रहता कि जो बढ़ता ही जाता। इस तरह से ये जो धन्ना सेठ होते हैं या जो लाला टाइप के व्यक्ति होते हैं, इनमें तो आप देखोगे इनमें कोई भी नियम कानून नहीं होंगे, ना किसी भी प्रकार का नियम कानून होंगे, ना कोई एक नियामक संस्था होगी जो इनको रेगुलेट कर रही हो। किसी की ब्याज दर 20%, किसी की 40%, तो किसी की 50%, मन मर्जी की अपनी ब्याज दर चला रहे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं असंगठित मुद्रा बाजार। और एक ऐसा बाजार आपने देखा कि उस व्यक्ति को बैंक ने लोन दिया, बैंक ने कार लोन पास कर दिया, तो वहां क्या है, वहां एक नियामक है। नियामक कौन है वहां का, आरबीआई। अब आरबीआई क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा। अब आप बैंकों में जाओगे, किसी भी बैंक में, तो लगभग आप पाओगे कि सभी की जो ब्याज दरें हैं वो ब्याज दरें कैसी हैं, एक समान है। और साथ ही साथ उनके नियम और कानून है। अगर बैंक आपसे कोई धोखाधड़ी करता है या कुछ करता है तो उसके लिए आरबीआई है, पूरा एक संगठित क्या है, पूरा एक संगठित ढांचा है जो आपकी मदद करेगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है असंगठित मुद्रा बाजार में। तो ठीक है, संगठित असंगठित मुद्रा बाजार में आपको अंतर समझ आ गया होगा। खैर फिर भी हम इसको लिख के ना देख लेते हैं कि और क्या इसमें पॉइंट हो सकते हैं। तो इस बाजार में क्या होता है, निश्चित नियम और कानूनों का प्रयोग किया जाता है। संगठित मुद्रा बाजार में क्या होता है, इस बाजार में संगठित संगठित नहीं, निश्चित है। इस मुद्रा बाजार में निश्चित नियमों और कानूनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इस बाजार में क्या है, निश्चित नियमों और कानूनों का प्रयोग किया जाता है।
और यहाँ पर देख लेते हैं हम पहला पॉइंट क्या होगा इसका। इसमें इस बाजार में क्या है, कोई भी निश्चित नियम और कानून नहीं होते। अगर हम कहें तो इस बाजार में नियमों एवं कानूनों का अभाव होता है। ठीक है, क्या होता है, नियम और कानूनों का अभाव होता है। ये जो संगठित मुद्रा बाजार होगा, संगठित मुद्रा बाजार में नियामक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ क्या होगा, नियामक की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ नियामक जैसी संस्था की कोई भूमिका नहीं, कोई भूमिका नहीं। ठीक है, और एक पॉइंट और हम इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ जो कर की दर होगी, यहाँ कर की दर एक समान होगी। कैसी होगी, एक समान होगी। और यहाँ क्या होगा, कर की दर समान नहीं या निश्चित नहीं, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, इसमें अगर हम एक पॉइंट और देखें चौथा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बैंक। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैंक, LIC, NBFC। ठीक है, और इसमें हम देखें तो इसमें सेठ, साहूकार, है सेठ, साहूकार, महाजन, ये सभी हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो संगठित मुद्रा बाजार है, संगठित मुद्रा बाजार में जो नियामक की भूमिका कौन निभाता है, संगठित मुद्रा बाजार में नियामक की भूमिका निभाता है RBI। कौन निभाता है, यहाँ कोई नहीं होगा। ठीक है, तो संगठित मुद्रा बाजार का जो नियामक है वो है RBI, और असंगठित मुद्रा बाजार तो सेठ, साहूकार, महाजन है, तो ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ठीक है, इनमें किसी भी प्रकार की नियामक की भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया था यहाँ पे, हमने देख लिया वित्तीय बाजार क्या है, वित्तीय बाजार कितने प्रकार का होता है। तो वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, जिसके अंतर्गत मुद्रा बाजार के अंतर्गत दो तरह के बाजार होते हैं, एक संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। अब हम देख लेते हैं वित्तीय बाजार की भूमिका या वित्तीय बाजार का महत्व। ठीक है, वित्तीय बाजार की भूमिका या वित्तीय बाजार का महत्व हम नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। ठीक है, वित्तीय बाजार की भूमिका या वित्तीय बाजार का महत्व। ठीक है, वित्तीय बाजार का महत्व, तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे क्या, वित्तीय बाजार का महत्व या वित्तीय बाजार की भूमिका। वित्तीय बाजार का महत्व या भूमिका। दरअसल मैं चाहता हूं कि मैं वित्तीय बाजार का महत्व और भूमिका आपको लिखवाऊं नहीं, कि लिखवा के, मतलब मैं चाहता हूं कि आप, मैं एक एग्जाम्पल बताऊं और वो एग्जाम्पल से आप खुद ही निकाल लें कि वित्तीय बाजार का क्या महत्व, और आप खुद ही पॉइंट बना लें। इस क्लास का उद्देश्य मैं चाहता हूं कि इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कराना ना हो, बल्कि ये हो कि आपकी अर्थव्यवस्था को लेके जो समझ है वो विकसित हो पाए। ठीक है, भले ही थोड़ा क्लास लंबी हो जाए या थोड़ी सी ज़्यादा क्लास हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप की समझ ही विकसित ना हो। भले ही आपने 30 क्लासों में पूरी इकॉनमी कर ली, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आया, तो उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। तो वो 30 की 30 क्लास हैं आपकी बेकार जाएंगी। अगर क्लासें कुछ ज़्यादा बढ़ जाती लेकिन आपको समझ आ रहा है, तो वो ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि यूपीएससी में रटन विद्या काम नहीं आएगी, यूपीएससी में आपके कॉन्सेप्ट ही समझ आएंगे। तो जब आप एग्जाम्पल से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, तो आप खुद उसके महत्व को
लिख पाओगे। और ये जो वित्तीय बाजार का महत्व या भूमिका है, दरअसल ये प्रीलिम्स का नहीं, ये दरअसल मेंस का टॉपिक है। कई सारे यूपीपीसीएस या यूपीएससी में इस तरह के मेंस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। आप अगर पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वित्तीय संस्था या वित्तीय, एक क्वेश्चन आया है वित्तीय समावेशन को लेके, ठीक है ना। तो वित्तीय बाजार और वित्तीय समावेशन अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो खैर मैं आपसे फिर से यही दोहराता हूँ कि आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पेपर, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, आप उन्हें उठाओ और उन्हें देखो, तब आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। मेरे या किसी के कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ बात यह है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको ये क्लास करने के बाद अगर वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो हमारी जो तैयारी है वो सही दिशा में जा रही है, ठीक है ना। फिर आपको समझ आएगा कि जो मैं कह रहा था वो सही कह रहा था, ठीक है ना। तो कई लोग तो कहेंगे, कई लोग तो क्वेश्चन बताएंगे ही नहीं कि आप क्या करो कि पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे बार बार यही दोहराऊंगा कि आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो उनसे क्या सवाल आए, फिर आप सवाल पूछो, तभी आप जो यूपीएससी में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन है वो हल कर पाएंगे, जब आप उसकी डिमांड को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो खैर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और हम देख रहे थे कि वित्तीय बाजार का क्या महत्व है, ठीक है। वित्तीय बाजार का महत्व, तो वित्तीय बाजार का महत्व देखने के संबंध में हम लोग देख रहे थे वित्तीय बाजार का महत्व। दरअसल इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से ऐसे कि हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो मनरेगा में काम करता है। किसमें? मनरेगा में। मनरेगा क्या है आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ये समस्या वाली बात है, समझ रहे हैं ना। दरअसल ये एक बहुत ही फेमस योजना है। इस योजना का नाम है, अगर चलो ठीक है नहीं पता है तो कोई बात नहीं, खैर हम यहाँ सीखने के लिए ही तो बैठे हैं। दरअसल इस योजना का पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इस योजना के तहत क्या होता है, 100 दिन का जो कार्य है या 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, कौन है? एक व्यक्ति को मनरेगा के तहत प्रतिदिन 200 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 200 रुपये मिलते हैं। 200 रुपये प्रति दिन। अब वो उन 200 रुपये में से 150 रुपये, कितने रुपए? 150 रुपये अपने दैनिक जीवन के जो भी खर्च हैं उनमें खर्च कर देता है, ठीक है। दैनिक जीवन की जो भी आवश्यकता है उन पर कितने रुपए खर्च कर देता है? 150 रुपये। उसके पास बचते हैं कितने रुपए? 50 रुपये। अब वो इन 50 रुपये का क्या करता है? ये उसके पास बचे हुए रुपए हैं। अब वो 50 रुपये का क्या करता है? कोई भी मजदूर, अब आप लोगों को तो पता ही है मजदूरों के पास, जैसे जो भी मजदूर हैं उसके पास 50 रुपये बचे। अब वो 50 रुपये का क्या करेगा? वो शाम को जाएगा और आप लोग समझ गए होंगे, लाल पानी खरीद लाएगा रात को। कई लोगों ने उससे मना किया, भैया ये जो लाल पानी है नहीं पियो, लेकिन भाई साहब कहते हैं लाल की पीने, जब तक जीने सो लाल की पीने, मर गए सो फिर नहीं जीने, सो लाल की पीने। तो जब भाई साहब 50 रुपये किस में खर्च कर देते हैं? लाल की पीने में। लाल पानी समझ गए होगे, ठीक है ना। तो लाल के पानी में इन्होंने क्या कर दिए? 50 रुपये क्या किए? बर्बाद, व्यर्थ, फालतू के कामों में क्या कर दिए? बर्बाद, व्यर्थ कर दिए, ठीक है। अब आप देखोगे एक तो ये क्या कर रहे हैं, लाल पानी पी पी के अपने फेफड़े खराब कर रहे, किडनी खराब कर रहे। इसलिए सरकार को कई स्वास्थ्य योजनाओं में और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। एक तो सरकार का राजस्व खर्च क्या हो रहा है, यहाँ राजस्व खर्च भी बढ़ रहा है। सरकार ने बहुत सोचा और सरकार ने एक योजना निकाली। आपको याद आ रही है कौन सी योजना?
चलिए लिए मैं बता देता हूँ। सरकार ने एक योजना निकाली और उस योजना का नाम है जन धन योजना। क्या नाम है? जन धन योजना। सरकार ने क्या किया, जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस पे, किस पर? जीरो बैलेंस पे खाते खुलवा दिए। जीरो बैलेंस पे, जीरो जीरो बैलेंस पे खाते सबके खुलवा दिए। अब सरकार ने क्या किया, जो सरकार अभी सरकार क्या कर रही थी, अभी सरकार क्या कर रही थी, ये जो 200 रुपए प्रतिदिन दे रही थी ना, अभी सरकार क्या कर रही थी, ये 200 रुपए प्रतिदिन इन हैंड दे रही थी, हाथ पर दे रही थी। अब सरकार ने क्या किया, यही 200 रुपए सरकार ने क्या, जन धन योजना के तहत तो उसका अकाउंट खुलवाया और उसके अकाउंट में ये 200 रुपए डाल दिए। क्या किए, 200 रुपए उसने उसके अकाउंट में दे दिए। अब इसका खर्च कितना हो रहा था, 150 रुपए घर खर्च, तो उसने 150 रुपए निकाल लिए। मान लेते हैं कि इसके पास अब कितने रुपए बच गए, 50 रुपए उसके अकाउंट में। किससे कितने रुपए बचे, 50 रुपए बचे। ठीक है, अब जब अकाउंट में रहेंगे तो वो क्या करेगा, वो पैसों को निकाल नहीं पाएगा इतने आराम से। अब जिसको निकालना है तो खैर वो तो निकाल ही लेगा, लेकिन अब क्या होगा, अब पहले की अपेक्षा क्या करेगा, वो जितने उसके राशि पहले हाथ में रहते थे तो वो आसानी से खर्च हो जाते थे, अब अकाउंट में है तो अब इस तरह से उसके कितने रुपए बच गए, 50 रुपए। ठीक है, ये बैंक में एक व्यक्ति के कितने रुपए बचे, 50 रुपए बैंक के अकाउंट में। ये 50 रुपए एक दिन के थे और उसको रोजगार कितने दिन का मिला, 100 दिन का। तो लगभग 100 दिनों में उसके पास कितने रुपए बच गए, 5,000 रुपए। हम मान लेते हैं मनरेगा के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों को क्या मिला, 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। और इस तरह से 1 करोड़ लोगों के अकाउंट में 5,000 रुपए बचे। तो ये कितने हो गए, 5,000 करोड़ रुपए। कितने हो गए, 5,000 करोड़ रुपए। कितने हो गए, ये 5,000 करोड़ रुपए। अब ये 5,000 करोड़ रुपए किसके पास आ गए, बैंक के पास। तो इससे क्या हुआ, जो बैंक की जो ऋण देने की जो क्षमता है, ऋण देने की क्षमता वो क्या हुई, बढ़ गई। अब बैंक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ऋण दे पाएगा। अब मान लेते हैं इस बैंक ने क्या किया, एक फर्म को ऋण दे दिया। ठीक है, क्या दिया, ऋण दे दिया। अब उस फर्म ने क्या किया, इस ऋण को का क्या कर दिया, निवेश। निवेश अपनी कंपनी या अपने उद्योग में इस फर्म ने क्या किया, निवेश किया। और जब वो निवेश करेगा तो क्या करेगा, उससे क्या होगा, उसका उत्पादन क्या होगा, उसका उत्पादन, इंग्लिश में हम कहेंगे इसको प्रोडक्शन, इंग्लिश में हम क्या कह रहे हैं इसको, प्रोडक्शन। ठीक है, उसका उत्पादन क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसका उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम की तो जरूरत होगी, तो वो श्रम को क्या करेगा, हायर करेगा, मजदूरों की भर्ती करेगा। तो इससे क्या होगा, रोजगार, रोजगार में वृद्धि होगी। रोजगार में वृद्धि होगी, जब रोजगार में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगी, लोगों की आय बढ़ेगी। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग अपनी आय का एक हिस्सा बचत के रूप में भी तो निकालेंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे। अब इस बचत को वो क्या करेंगे, फिर बैंक में जाके क्या कर देंगे, जमा। ये जो उन्होंने बचत निकाली, आय से अपना व्यय करने के बाद जो बचत निकाली उसको क्या कर दिया, बैंक के पास क्या कर दिया, डिपॉजिट, बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया। इस तरह से आप देखोगे कई फर्म भी होगी, फर्म को भी लाभ हो रहा होगा, फर्म को भी क्या हो रहा होगा, लाभ। फर्म भी एक अपना हिस्सा बचत के रूप में बचा रहा होगा, इसने भी क्या कर दिया अपना बैंकों में। फर्म ने जब निवेश किया, फर्म निवेश हमने क्या कहा था, कल बात की थी ना, फर्म फर्म उत्पादन क्यों करता है, लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए। तो फर्म को लाभ हुआ होगा तो लाभ का एक हिस्सा उसने बचत के रूप में निकाला, उस बचत को फर्म ने भी क्या किया, बैंकों में जमा किया। अब बैंक के पास क्या है, ऋण देने की क्षमता और बढ़ गई। अब बैंकों के पास जो धनराशि है वो और बढ़ेगी और इससे क्या होगा, बैंक क्योंकि ऋण देने की क्षमता बढ़ पाएगी। ठीक है, अब आप इसको देखोगे, अब आप इस पूरे चक्र को देखोगे या इस पूरे डायग्राम को आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो संसाधनों की गतिशीलता है, दरअसल हमने संसाधनों की गतिशीलता को कल पढ़ा था। संसाधन हमने पढ़े थे, कितने तरह के संसाधन होते हैं, संसाधन मुख्यतः 4 होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कौन सा संसाधन सबसे ज्यादा जो है वो गतिशील हो रहा है,
अगर आप यहाँ पर देखोगे कि कौन सा जो ऐसा संसाधन है जो गतिशील हो रहा है, तो आप पाएंगे जो पूंजी है वो गतिशील हो रही है, गतिशील हो रही है। तो अब हम इसी जो डायग्राम है, इसी डायग्राम से अपना जो वित्तीय बाजार के जो महत्व है या भूमिका है उनके पॉइंट हम निकाल पाएंगे। देखो कैसे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि संसाधनों की गतिशीलता में सहायक, जैसे कि पूंजी क्या थी, पूंजी एक संसाधन थी ना। अब ये पूंजी क्या हो रही, गतिशील हो रही। देखो पहले जो पूंजी यहाँ थी 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए ये है। इस फर्म ने को ऋण मिला, उसी से उसने क्या किया, निवेश किया, निवेश से उत्पादन बढ़ा, उत्पादन से रोजगार, रोजगार से आय बढ़ी, आय का एक हिस्सा बचत के रूप में निकला और वो बैंकों के पास गया। फिर यही पैसा फिर से निवेश हुआ और फिर से उत्पादन, रोजगार, आय और बचत बढ़ी, और इसी तरह से ये पूरी चक्रीय अर्थव्यवस्था में चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, संसाधन गतिशील हो रहे हैं। तो अब हम एक पॉइंट तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर हम एक पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहें तो पहला पॉइंट हमारा निकल कर क्या आया कि वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार सब में, सबके आगे आप एक वर्ड लगा लेना, वित्तीय बाजार, ठीक है। मैं मेन टॉपिक लिख देता हूँ। वित्तीय बाजार जो है वो संसाधनों की गतिशीलता में सहायक, ठीक है, संसाधनों की गतिशीलता में सहायक। अब आप देखोगे ये जो बचत है, ये किसकी बचत है, फर्म की। हम मान लेते हैं ये परिवार की बचत है, ठीक है। अब आप देखोगे फर्म की और परिवार दोनों बचत अपनी क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा करे, और उस बैंक को क्या कर रहा है, बैंक उसको ऋण के रूप में निवेश में परिवर्तित कर दे रहा है। तो अब आप पाओगे कि जो बचत है, जो वित्तीय बचत है, बचत किस में परिवर्तित हो रही है, निवेश में। तो आप देखोगे कि वित्तीय बाजार बचत को निवेश में परिवर्तित करने में सहायक है। क्या है, बचत को निवेश में, किसमें, निवेश में परिवर्तित करने में सहायक की भूमिका निभाता है, ठीक है। वित्तीय बाजार क्या है, बचत को निवेश में परिवर्तित करने में सहायक होता है, ठीक है। अब आप देखोगे इससे एक पॉइंट और निकालते हैं। अब जब ये पैसा फर्म ने निवेश किया, जब ये पैसा बचा, तो इससे क्या हो रहा है, बचत प्रवृत्ति और बढ़ रही है। बचत प्रवृत्ति बढ़ रही है, बचत प्रवृत्ति बढ़ने से क्या हो रहा है, आय बढ़ रही है। इस आय बढ़ने से क्या हो रहा है, बचत प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये एक चक्रीय रूप में पूरा चक्र चल रहा है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि देश में जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार देश में बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है, बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है या करने में उपयोगी है, ठीक है। जैसा आप लिखना चाहो, सिर्फ मेन चीज ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप किसी भी पॉइंट को किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज और देखोगे आप पाओगे कि इससे क्या हो रहा है, वित्तीय बाजार संसाधनों की गतिशीलता से ये जो वित्तीय बाजार जो है, वित्तीय बाजार उत्पादन बढ़ा रहा है। वित्तीय बाजार संसाधनों की गतिशीलता से क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, इसी वित्तीय बाजार की वजह से आय बढ़ रही है, लोगों की बढ़ रही है ना। तो हम लिख सकते हैं कि उत्पादन, रोजगार और आय बढ़ाने में सहायक, ठीक है ना। रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वित्तीय बाजार है वो रोजगार के अवसरों को सृजित करने में सहायक की भूमिका निभाता है, ठीक है। एक पॉइंट और अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, आय बढ़ेगी। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो हम क्या, इससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम, इसको पीसीआई बोलते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रोथ होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी ग्रोथ होगी। आर्थिक समृद्धि दर क्या होगा, देश का आर्थिक समृद्धि दर में
क्या होगी, बढ़ावा मिलेगा उसको। तो हम लिख सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि, ये जो वित्तीय बाजार है आर्थिक समृद्धि दर को प्रोत्साहित करने में सहायक है। क्या है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि दर को प्रोत्साहित करने में सहायक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट। अब आपको एक बार क्या करते हैं, इसको रिवाइज करवा देते हैं, रिपीट। तो वित्तीय बाजार का महत्व तो आपने देखा, एक व्यक्ति था जिसे मनरेगा के तहत उसे 100 दिनों का रोजगार मिला। पहले क्या होता था, उसे जब हाथ में सैलरी मिलती थी तो वो लगभग अपनी आय का कुछ हिस्सा ऐसे ही व्यर्थ कर देता था। तो सरकार ने क्या उपाय खोजा इसका, सरकार ने जन धन योजना लाई। जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस अकाउंट में, देखो आप सबसे बड़ी चीज क्या है, यहीं पर मैंने क्या किया, इसको करंट अफेयर्स से लिंक कर दिया। करंट अफेयर्स का महत्व तो देख रहे हैं आप, ये सब्जेक्ट बहुत डायनामिक है, बहुत डायनामिक है। कब कहाँ पर कौन से करंट अफेयर्स की कौन सी योजना कब कहाँ काम आ जाए कुछ भी नहीं कह सकते आप। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स आपको डे बाई डे पर डे पढ़ते चलना है। भले ही आपको समझ ना आए, लेकिन आपको इतना तो क्लास में अंदाजा लग जाएगा, इतना तो आइडिया रहेगा आपको कि जैसे मैं जनधन योजना की बात कर रहा हूँ, तो आपको अगर आप जनधन योजना से रिलेटेड कोई भी पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको तुरंत उसको कैच कर लेंगे कि ठीक है सर ने जनधन योजना पढ़ाया तो जनधन योजना हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खैर सरकार ने क्या किया, जनधन योजना एक लाई, जिसके तहत सरकार ने क्या किया, सभी जो वर्गों को अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन से जोड़ा। अब वित्तीय समावेशन एक वर्ड आ गया और नया, अब इससे भी आपको समझाना पड़ेगा। खैर मैं समझा देता हूँ वित्तीय समावेशन किसे कहते हैं, बहुत छोटी सी बात है। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है अधिकांश जनसंख्या को प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। वित्तीय व्यवस्था पता है आपको, ये जो पूरी व्यवस्था है इसी को हम वित्तीय व्यवस्था कह रहे हैं। दरअसल सरकार ने जनधन योजना लाई ताकि अधिक से अधिक लोगों का क्या हो सके, हम वित्तीय समावेशन कर सकें, वित्तीय व्यवस्था से जोड़ सकें। ठीक है, आपने देखा होगा कई तरह के मोबाइल बैंक उनको बोलते हैं, जैसे कि एक बस होती है ना, बस के टाइप में होते हैं और वो गांव गांव जाते हैं और अधिक से अधिक लोगों के खाते खोलते हैं। ठीक है, एटीएम, चलित एटीएम की आपने नाम सुना होगा, जैसे मध्य प्रदेश में एक चलित एटीएम लगाया गया था शायद खंडवा में, उसका नाम लक्ष्मी बैंक था, शायद लक्ष्मी बैंक था। तो वो क्या करता था, गांव गांव जाके लोगों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराता था, जैसे पैसे जमा करना या पैसे निकालना, इस तरह से। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, इस तरह से कई सारी योजनाएं ला रही है जिससे क्या हो, वित्तीय समावेशन बढ़े। जब वित्तीय समावेशन बढ़ेगा तो लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे, अपना पैसा अकाउंट में रखेंगे। जब पैसा अकाउंट में रखेंगे तो बैंकों के पास पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। जब बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा तो बैंक उसे अधिक से अधिक ऋण दे पाएंगे। जब बैंक अधिक से अधिक ऋण दे पाएंगे तो उससे क्या होगा, जो फर्म है कई लाखों करोड़ों फर्म है, वो निवेश कर पाएंगी। जब वो निवेश कर पाएंगी तो निवेश से क्या होगा, निवेश से उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन से रोजगार बढ़ेगा और रोजगार से आय बढ़ेगी, आय बचत को बढ़ाएगी। इस तरह से आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो संसाधन गतिशील हो रहे हैं, ये संसाधनों की गतिशीलता लास्ट में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रूप से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है और ये क्या करती है, उस देश की आर्थिक समृद्धि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा इसमें आपको कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे मैंने रटवा के लिख दिया हो या रट के लिख दिया हो या देख के लिख दिया हो, पीपीटी को लगा दिया हो। अगर मैं यहाँ पर आप मान लीजिए पीपीटी को लगा देता तो आप पहले ही से पॉइंट पढ़ लेते, फिर आप पॉइंट्स को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं ना पीपीटी से बचता हूँ और मुझे लगता है कि पीपीटी से पढ़ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तभी सिलेक्शन हमारे क्या हो रहे हैं ना, रुक रहे हैं। ठीक है, तो खैर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई कि संसाधनों की गतिशीलता में वित्तीय बाजार सहायक की भूमिका निभाता है, बचत को निवेश में परिवर्तित करने में सहायक है, देश में बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है, उत्पादन रोजगार आय बढ़ाने में सहायक, आर्थिक समृद्धि दर को प्रोत्साहित करने में सहायक है। इसको आप किसी भी मेंस में आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और शब्द है जिसे हम समझ लेते हैं। वो शब्द क्या है, अभी एक शब्द बीच में आया था, वो था तरलता, लिक्विडिटी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। वो और हम समझ लेते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तरलता किसे कहते हैं हम, तो
दरअसल शब्द है वो क्या है, तरलता। दरअसल हम तरलता कैसे कह रहे हैं, तरलता इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, ठीक है, तरलता। इससे अगर आप आसान भाषा में समझना चाहें तो इसको कैश फ्लो भी हम बोल सकते हैं, कैश फ्लो, ठीक है। वैसे कैश फ्लो नहीं बोलना है, सही जो तकनीकी शब्द है वो है तरलता, लिक्विडिटी, यही टेक्निकल वर्ड है। दरअसल हम किसे कह रहे हैं ये तरलता, तो हम समझते हैं इसको। दरअसल क्या होता है, किसी भी संपत्ति या एसेट को नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता, जिसमें कम से कम समय की बर्बादी हो और कम से कम हानि हो, उसी को हम क्या कहते हैं, तरलता। हाँ, लिखकर हम समझ लेते हैं कि किसी संपत्ति को नकदी में बदलने की क्षमता, जिसमें न्यूनतम अर्थात कम से कम न्यूनतम समय और न्यूनतम हानि हो, उसे क्या कहते हैं, हम उसे तरलता कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम, दरअसल किसी भी संपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं हम एसेट्स। क्या कहते हैं संपत्ति को इंग्लिश में, एसेट्स, ठीक है, एसेट। और नकदी मतलब, नकदी को कहते हैं कैश, एसेट को कैश में बदलने की क्षमता, जिसमें कम से कम टाइम लगे हमें और कम से कम हमारा क्या हो, लॉस हो, उसी को हम क्या कह रहे हैं, तरलता। अब इस तरलता को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ड और आगे, एसेट को समझ लेते हैं कि एसेट क्या है। दरअसल आप देखोगे एसेट और एक वर्ड और आता है लाइबिलिटी, ठीक है। एक वर्ड है एसेट, एक वर्ड है लाइबिलिटी। इसको दरअसल हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें दो वर्ड समझने, एक है कौन सा, एसेट और एक है लाइबिलिटी। ठीक है। तो ठीक है, एक शब्द क्या है एसेट और दूसरा शब्द क्या है लाइबिलिटी। इसको हम इंग्लिश से समझ, दरअसल हिंदी में इसको कहते हैं परिसंपत्ति। कहीं कहीं हिंदी में आप देखो, हिंदी में यूपीएससी करना महाभारत लड़ने के बराबर है, पता है। हिंदी मीडियम से यूपीएससी की परीक्षा पास करना महाभारत का युद्ध जीतने से मुश्किल काम है, समझ रहे। तो एसेट का एक वर्ड यूपीएससी ने पूछ लिया था, तो इसको आस्ती भी बोलते, क्या बोलते, आस्ती, ठीक है। लाइबिलिटी को हम हिंदी में देता कहते, ठीक है। अब दरअसल हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल, दरअसल वो एग्जाम्पल देखने के पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, एसेट की परिभाषा क्या है ना। फिर हम बढ़ते हैं अपनी ओर, क्योंकि उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। एसेट मतलब ऐसी परिसंपत्ति, ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से आय सृजित की जा सके, ऐसी वस्तु जिससे क्या हो, आय सृजित हो, ठीक है। ऐसी वस्तु क्या हो जिससे आय सृजित हो, ये ऐसी वस्तु जिससे आय सृजित हो। अब हम अपना जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं। हम मान लेते हैं, अब आप इस ना एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि जो एसेट और लायबिलिटी है इसमें ये आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है, ठीक है ना। तो आपको
आपको ये बार बार परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेना। अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया फिर आप ये मान लीजिए आप कभी एसेट और लाइबिलिटी में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा ये था। दरअसल क्या होता है, दो दोस्त तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं। तैयारी किस चीज की? यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दो दोस्त आते हैं दिल्ली, और वो किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। अब कोई बच्चा जब स्टार्टिंग में होता है तैयारी की तो वो घनघोर पढ़ाई करता है। खैर ये जो दोस्त थे, एक का नाम था रामू, दूसरा का नाम था श्यामू। रामू और श्यामू भी बड़े उत्साहित होके घर से निकले कि अब तो हम आईएएस बनकर ही आएंगे, या तो आएंगे ही नहीं, या अगर आएंगे तो आईएएस बनकर आएंगे। तो अब रामू और श्यामू जो दोस्त थे पढ़ने में बहुत होशियार, घर से निकले, आए दिल्ली। अब दोनों ने क्या किया, एक कोचिंग ज्वाइन कर ली। कोचिंग में दोनों लोग पढ़ने लगे। अब दोनों लोग कोचिंग में पढ़ने लगे तो एक कोचिंग के बाद 10 घंटे तक पढ़ रहा है। रामू 10 घंटे तक पढ़ रहा है तो श्यामू कितने, 15 घंटे तक पढ़ रहा है। तो अब रामू श्यामू के बीच कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि रामू 15 घंटे पढ़ रहा है तो श्यामू 20 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद रामू और श्यामू दिल्ली की चमक धमक में खो जाते हैं। ये चले जाते हैं सीपी जाके थोड़ा सा घूम घाम लेते हैं, और इसी बीच क्या होता है, इनके पास आता है एक कॉल। शाम के टाइम रामू के पास आता है एक कॉल। कॉल क्या आता है, मेले बाबू ने थाना थाया क्या। अब रामू के पास कॉल आता है कि मेले बाबू ने थाना थाया क्या। तो उसके बाद श्यामू जो उसका कॉम्पिटिटर था, अब रामू के पास एक कॉल आया तो दूसरे दिन से श्यामू के पास दो कॉल आने लगे। दो बार पूछा, बाबू मेले बाबू ने थाना थाया क्या। बस अब क्या होता है, अब कंपटीशन और तेज हो जाता है रामू और श्यामू के बीच। पढ़ाई का नहीं, किसी और चीज का, वो आप समझ गए होंगे। अब इनके बीच, और अब रामू के पास दिन में 4 बार कॉल आता है तो श्यामू के पास दिन में 8 बार कॉल आता है। ठीक है, अब रामू और श्यामू में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। अब रामू और श्यामू क्या किए, रामू और श्यामू का डायरेक्शन था ये, वो डायरेक्शन हो गया ये। अब रामू और श्यामू जो तैयारी करने दिल्ली के लिए आए थे, अब इन्हें क्या होता था, हर महीने कुछ राशि मिलती थी। अब ये उस राशि को व्यर्थ करने लगे, किसमें, बाबू सोना और जादू टोना में। रात भर करते बाबू सोना जादू टोना, रात भर जगना दिन भर सोना, फिर जिंदगी भर रोना। अब रामू श्यामू भी यही करने लगे, बाबू सोना जादू टोना, रात भर जगना दिन भर सोना। ठीक है, तो अब इसके चक्कर में जो इनको घर से जो राशि आती थी, हम मान लेते हैं जैसे दो लोग दोस्त थे, एक रामू और श्यामू। ठीक है, रामू को घर से मिलते थे 10,000 रुपये, श्यामू को भी घर से 10,000 रुपये मिलते थे। रामू के पास दो थी, क्या थी आप समझ गए होंगे, दो थी जो इनसे पूछती थी, मेरे बाप थाना थाया ना, ऐसा कुछ भी पूछती थी उनसे। ठीक है, रामू से। श्यामू के पास 4 थी जो श्यामू से पूछती थी, श्यामू से 4 बार पूछा जाता था कि थाना थाया कि नहीं थाया। ठीक है, अब रामू का पैसा आया 1 तारीख को, और 10 तारीख तक रामू के जो 10,000 था, 10,000 में से मात्र कितने बचे, 2,000। और अभी दिन कितने बचे हैं, 20 दिन। खर्च कितने कर दिए पूरे, 10,000 रुपये। ठीक है, रामू के साथ समस्या और विकराल थी। रामू के पास दरअसल 4 बार कॉल आता था, सुबह दोपहर शाम और रात में। ठीक है, अब रामू के पास तो इनका जो 10,000 था वो पूरा 10,000 रुपये गायब हो गया। ठीक है, तो इनके पास क्या बचा, 0। रामू के पास तो फिर भी 2,000 रुपये बचा था। अब 2,000 रुपये भी 2 दिन बाद खर्चा हो जाते। अब रामू और श्यामू बड़े परेशान। रामू कहता है,
रामू और श्यामू तलाशते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो उन्हें उधार दे दे। तो खैर दोनों को, रामू और श्यामू को दोस्त बनते हैं। तो रामू कहता है भाई मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, अपने दोस्त से उधार दे दो। रामू कहता है, उसका दोस्त कहता है कि ठीक है तुम्हें 5,000 रुपये तो हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। रामू कहता है ठीक है, क्या शर्त है? तो वो दोस्त बोलता है तो 5,000 के बदले 7,000 रुपये देने होंगे। कितने? 5,000 के बदले कितने देने होंगे? 7,000 रुपये। अब मरता क्या ना करता, अब जो दो बलाएं जो पालिंग हैं इसने, अब उनका तो लालन पालन करना होगा। अब इनका है बर्थडे और रामू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रामू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन 5,000 रुपये की। तो रामू ने कहा भाई सब दे दो, अगर हमने इनका बर्थडे नहीं मनाया तो इनका बर्थडे कौन, इनका हैप्पी बर्थडे जो है, इनका जो बर्थडे है वो कोई और मनाएगा, या तो आप मनाओ या फिर कोई और मनाएगा। ये कह रही हैं दरअसल अगर आप मेरा बर्थडे, देखो रामू तुम मनाओगे तो ठीक है, तुम नहीं मनाओगे तो हम किसी और से मनवाएं। रामू के सर एक और टेंशन। तो रामू कहते भैया ठीक है, आप 5,000 रुपये के 7,000 रुपये ले लेना, लेकिन मुझे अभी इस टाइम 5,000 रुपये की बहुत ही ज़रूरत है, आप दे दो। अब आप देखोगे रामू के ऊपर 7,000 रुपये का कर्जा चढ़ गया। ये क्या हुआ? कर्जा। ठीक है, यही हाल श्यामू के थे। श्यामू की समस्या तो और बड़ी थी, श्यामू की समस्या तो और बड़ी थी। देख रहे आप, ये समस्या, ये है श्यामू की समस्या। श्यामू ने भी एक दोस्त से मांगे। दरअसल रामू के पास तो 2 थी, तो 5,000 की जरूरत थी। श्यामू को पड़ गई 10,000 रुपये की जरूरत। तो अगले दोस्त ने कहा भाई मैं तुमसे 15,000 रुपये लूंगा। क्यों? ये 15,000 रुपये क्यों ले रहे? क्यों? क्योंकि दोस्त कहाँ के थे? दोस्त थे दिल्ली के। दोस्त कहाँ के? दिल्ली के। और दिल्ली का दोस्त अपना फायदा न देखे, ऐसा हो नहीं सकता। तो खैर अब मरता क्या ना करता, तो श्यामू ने भी कहा ठीक है भाई साहब, आप हमें 10,000 रुपये दे दो, हम आपको 10,000 के 15,000 रुपये दे देंगे। अब आप देखोगे श्यामू के ऊपर जो कर्जा है वो कितने रुपए का हो गया? 15,000 रुपये का। और श्यामू के ऊपर 5,000 रुपये का कर्जा। अब इस कर्जा को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं दायित्व। अब ये दायित्व है किसका? श्यामू का, कि वो अपने उस दोस्त के ये 15,000 रुपये चुकाए। या हम इसको दायित्व को क्या लिख सकते हैं? देता। अब रामू जो श्यामू है, श्यामू की देता बन गई। देता बन गई किस पर? अपने उस दोस्त पर, कि वो क्या करे, उसकी क्या करे, जो 15,000 रुपये उनको चुकाए। देता को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? लाइबिलिटी। क्या कह रहे हैं हम? लाइबिलिटी। तो दरअसल समझ आया आपको कि लाइबिलिटी किसे कहते हैं? देता को, कर्जे को। या ठीक है, जैसे जैसे लाइबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी चिंता बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी चिंता बढ़ेगी वैसे वैसे आपके सिर के बाल कम होंगे। और ये चिंता बढ़ने का कारण क्या है? मेरे बाबू ने खाना खाया। चिंता बढ़ने का कारण क्या है? कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये जो 4 हैं ये श्यामू के लिए क्या है? लाइबिलिटी। और जो इन 4, ठीक है, लाइबिलिटी है। अब आप ये बताओ, ये जो दोस्त है, जो दोस्त को 10,000 रुपये के 15,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, तो एसेट की परिभाषा क्या थी? ऐसी वस्तु जिससे क्या हो? आय सर्जित हो। तो इसके 10,000 से क्या हो रहे? 15,000 रुपये। तो ये उस दोस्त के लिए क्या है? 15,000 रुपये उसके लिए क्या है? एसेट। और श्यामू के लिए ये क्या है? लाइबिलिटी, कर्जा, देता। ठीक है ना? ठीक इसी तरह हम समझें, श्यामू के लिए ये जो मेरा बाबू है ये क्या है? ये उसकी लाइबिलिटी है। और मेरा बाबू के लिए श्यामू क्या है? उसकी एसेट। क्यों? क्योंकि इनके घर से जो 10,000 रुपये आता है या जितना भी रुपये आता है, इनका तो पूरा का पूरा क्या होता है? सेव। खर्चा किसका होता है? श्यामू का। खर्चा किसका होता है? श्यामू का। तो
अब इन्होंने एक तो मुर्गा बनाया रखा श्यामू को, तो श्यामू इनके लिए क्या हो गया, एसेट। क्या हो रहा है इससे, ऐसी वस्तु जिससे आय सर्जित हो रही, तो इनकी आय सर्जित हो रही श्यामू से, और श्यामू का क्या हो रहा, कर्जा बढ़ रहा। श्यामू का क्या हो रहा, कर्जा बढ़ रहा, लाइबिलिटी बढ़ रही। तो श्यामू के लिए ये चारों क्या है, लाइबिलिटी। तो आपको समझ आया, जब किसी की देयता बढ़ती है तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। और जब किसी से वस्तु या आय सृजित होती है तो उसको हम कहते हैं, जब ऐसी वस्तु जैसे आय सृजित होती है तो उसे हम कहते हैं परिसंपत्ति या आस्ति, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक बात याद करके रखना है, ठीक है, कि इससे बच के चलना है। खैर मुझे इस पर एक राहत इंदौरी साहब का एक शायरी याद आ रही है, कि बड़ी अच्छी शायरी उनकी। वो कहते हैं कि मैं तजुर्बे के मुताबिक खुद को ढाल लेता हूँ, अब अगर कोई प्यार दिखाए तो मैं जेब संभाल लेता हूँ, और नहीं करता मैं एक थप्पड़ के बाद दूसरा गाल आगे, और नहीं करता मैं एक थप्पड़ के बाद दूसरा गाल आगे। गर कोई खंजर खींचे तो मैं तलवार निकाल लेता हूँ, गर कोई खंजर खींचे तो मैं तलवार निकाल लेता हूँ। और बहुत ही सहेज कर रखा था ये दिल, बहुत ही सहेज कर रखा था ये दिल, जब शीशे सा था अब पत्थर हो चुका है, मजे से उछाल लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों, दिल को पत्थर बना लो जब तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वरना इसी तरह की लाइबिलिटी में उलझ जाओगे, और रामू और श्यामू का जो हाल हुआ है वही हाल आपका होगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि आप लाइबिलिटी आपके ऊपर ना बने, आप एसेट बने, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, लाइबिलिटी और एसेट। एक चीज जो अभी आपको समझाना और बाकी है वो है तरलता। दरअसल तरलता हमने क्या कहा था, तरलता क्या है, तरलता 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 समझ रहे थे हम ना। तरलता को समझने के क्रम में हमने क्या समझ लिया, तरलता को समझने के क्रम में हमने समझ लिया एसेट और लाइबिलिटी। अब तरलता के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको तरलता भी समझ आ जाएगी। तरलता को भी समझने के लिए एक, जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ना। एग्जांपल से समझने क्या होता है ना, चीजें आसान हो जाती हैं एग्जांपल समझने के लिए। मान लेते हैं कि एक दिन आप गए चाय पीने के लिए, और चाय पीने के लिए आप ही गए, ठीक है। आप जाते हैं चाय पीने के लिए एक दुकान पर, आप कहते हैं भैया एक चाय दे दो, तो वो कहता है कि पहले 10 का सिक्का लाओ। तो कहते हैं कि नहीं भाई साहब, आप दो, तो हम दे तो रहे 10 का सिक्का आपको। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट का कोई भरोसा नहीं करते हम। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और देखा वो वॉलेट भूल आया। अरे यार, मैं तो वॉलेट भूल आया। जैसे तैसे जेब की पॉकेट में एक 10 का सिक्का था उसका, उसकी इज्जत बच गई। तो उसने क्या किया, चाय पी, और चाय पी उसने। अब वो चाय पी ही रहा था, इतने में एक व्यक्ति आया। कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन आया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी भारत घूमने आया था ताजमहल देखने के लिए, सॉरी तेजो महल देखने के लिए। अब ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी तेजो महल देखने के लिए भारत आए, तो वहीं ये भी चाय पी रहे थे। खैर दिल्ली आए थे, दिल्ली से फिर उन्हें आगरा जाना था। तो ये भी बोले कि इंग्लिश में बोले ये कि टी टी, तो उसको कुछ समझ नहीं आया, चाय वाले को समझ नहीं आया। तो चाय तो फिर आपने समझाया कि वो चाय मांग रहे हैं, चाय दे दो। तो फिर उस चाय वाले ने कहा मनी मनी मनी। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना कार्ड निकाला, क्रेडिट कार्ड, और उसको देने लग गए। तो उसने वो लेने से मना कर दिया, बोला नहीं भाई साहब, 10 रुपये चाहिए, वो भी खुला, छोटा 10 रुपये चाहिए, तभी आपको चाय मिलेगी। अब आप देख रहे कि भाई ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो इतना बड़ा आदमी है, दुनिया के सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स इसके, उसको इतने करोड़ों रुपए मिलते, लेकिन ये तो आज तो हमसे भी ज़्यादा गरीब है, ये तो आज 10 रुपये की चाय भी नहीं पी पा रहा। तो आप देखोगे कि जो मुद्रा है
जिसके पास 10 का सिक्का था उसकी तरलता क्या है, ज़्यादा है, और इसके पास जो कार्ड है, जो भी कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसकी तरलता क्या है, कम है। दरअसल कार्ड में भी पैसे हैं वो उस, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा, उसको बैंक जाना पड़ेगा, फिर बैंक से उसको पैसे निकालने पड़ेंगे, फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे। अर्थात अगर हम अपनी परिभाषा में देखें तो क्या होगा, इसको संपत्ति, जो उसकी संपत्ति है उसको नकदी में बदलने में उसको समय और हानि दोनों हो रही हैं। कुछ चार्ज भी लगेगा, इसको समय और हानि दोनों हो रही है, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास मुद्रा है, मुद्रा को उसकी ये सीधा दे सकता है और वो वस्तु से जो चाहिए वो सीधा प्राप्त कर सकता है। तो अब आपको समझ आया कि तरलता क्या है। दरअसल एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आपको ना आसानी समझ में आ जाएगा। दरअसल 4 व्यक्ति हम मान लेते हैं, ABCD नाम के 4 व्यक्ति हैं, और इन 4 व्यक्तियों में से, चारों व्यक्तियों, ये जो 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्तियों में से किसी के कोई है खास दोस्त, उन चारों व्यक्ति का मान लेते हैं, चारों व्यक्ति के साथ एक हाइपोथेटिकल मान के चलते हैं अपने एग्जाम्पल में कि उन्हें कोरोना हो गया, कोरोना जैसी बीमारी, चारों लोग हैं, तो चारों लोगों का कोई दोस्त है जिसको मान लेते हैं कोरोना होगा। अब उससे एक इंजेक्शन की जरूरत है जो लगभग 1 या 4 लाख के समथिंग था, 4, 8, 10 लाख रुपए का। मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का वो इंजेक्शन है और डॉक्टर कहता है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी लाके 10 लाख रुपए जमा कर देंगे आपका दोस्त उतनी जल्दी बच जाएगा। तो अब हम मान लेते हैं जैसे ए जो नाम का व्यक्ति है उसके पास 10 लाख रुपए की क्या है, जमीन, प्लॉट। बी नाम का व्यक्ति है उसके पास 10 लाख रुपए का सोना, गोल्ड, सोना है, गोल्ड। और सी नाम के व्यक्ति के पास मुद्रा है 10 लाख रुपए की, और डी के पास क्या है, 10 लाख रुपए का बैंक में जमा है। तो अब आप बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो सीधे तुरंत के तुरंत 10 लाख रुपए डॉक्टर को जमा कर देगा। आप देखोगे तो ये जो वाला व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है सी सबसे पहले जमा करेगा। क्यों? क्योंकि मुद्रा को आसानी से वो क्या कर सकते, ग्रहण कर सकते। तो मुद्रा की तरलता कैसी है, सबसे ज्यादा। ठीक है, मुद्रा की तरलता सबसे ज्यादा है। फिर आप देखोगे तो ये जो बैंक वाला व्यक्ति है, बैंक वाले व्यक्ति को कम समय और कम हानि होगी। ये 10 लाख रुपए तुरंत जाएगा, बैंक से निकाल लाएगा, तो उसके बाद क्या, बैंक में जमा। सबसे अधिक तरलता किसकी, मुद्रा की। फिर उसके बाद किसकी तरलता, बैंक की। फिर उसके बाद ये जो सोना है, सोना बेचने में उसको कुछ मशक्कत आएगी और ये सोना बेच के पैसा ले लेगा। तो यहाँ पर कौन आ गया, सोना। और आप देखोगे सबसे ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम आएगी 10 लाख रुपए इकट्ठा करने में, वो जिसके पास ज़मीन है। ज़मीन बेचने में कई तरह के कागज़ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, उसे ना ग्राहक ढूंढने होंगे, उसके बाद वो ज़मीन बिकेगी। तो फिर तरलता किसकी है, ज़मीन की। तो आप देखोगे मुद्रा की तरलता क्या है, सबसे ज़्यादा, फिर बैंक की है, फिर सोने की है, फिर ज़मीन की है। इस तरह के क्वेश्चन स्टेट PCS में हमें देखने को मिलते हैं और UPSC में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि निम्न में से सही क्रम में जमाइए कि किसकी तरलता कितनी है। तो आपको खैर ये समझ आ गया होगा कि तरलता क्या है। ठीक है, किसी संपत्ति को नकदी में बदलने की क्षमता जिसमें न्यूनतम समय और न्यूनतम हानि हो, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, तरलता कह रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और आपने बेहतर तरीके से इसको समझा होगा। और आप क्या करिए, अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं समझ के आती है तो आप इससे रिपीट करके भी देख सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं आती है समझ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, या आप मेरे जो इसके आपको कमेंट बॉक्स में या आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मेरे इंस्टाग्राम की या फेसबुक की ID मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय, ख़त्म।